एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लॉ वाला चैनल। एंड आज हम आए हैं आपके लिए आईपीसी कैप्सूल 2 लेके। उसके अंदर हम आपको कुछ चैप्टर्स कराएंगे, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराएंगे और ऑल्सो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा पाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और वो जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए पूरा पक्का होके जाए यहाँ से। सो आइए, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। इस बार हम आईपीसी कैप्सूल 2 में डील करेंगे चैप्टर 5A, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 9A, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12, 13, 14 and 15 and very important 50 previous year questions on these topics. So हमारा एम ये रहता है यहाँ पे कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा पाए, सो दैट आप पेपर के लिए फुल प्रूफ तैयार होके जाएं। आईपीसी कैप्सूल 1 कैप्सूल 2 की जब हम बात करते हैं तो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, आर्मी एंड नेवी के वाले ऑफेंसेस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस, इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस, कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स एविडेंस, कॉइन एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस, वेट्स, मेजर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस जिसमें वेट्स का आप हेर फेर कर देते हैं, ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ऑफेंसेस एंड रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सब आज हम डील करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा पाए। चैप्टर 5A की जब बात करते हैं, ये डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी किया था वो अलग है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग है। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एंड इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि वैसे तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सेक्शन है, बट ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है एंड पनिशमेंट है जिसका चार्ज लगता है, ठीक है, जिस ऑफेंस का चार्ज लगता है। ओके, आगे आके पढ़ते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है। सेक्शन 120A बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। सो व्हेन 2 और मोर पर्संस, तो एक इसेंशियल क्या हो गया इसका, एक इसेंशियल इसका हो गया दैट मोर देन 2 पीपल। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अपने पॉइंट्स पे बनाने हैं, अपने पॉइंटर्स हाथ में रखने हैं, तो वैसे ही हो गया। इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या हो गया, मोर देन 2 पीपल अग्री, मीटिंग ऑफ माइंड्स, दे अग्री टू डू और एक्ट करेंगे या फिर इलीगल ओमिशन करेंगे और कॉज टू बी डन, या फिर किसी को अबेट करेंगे, तो खुद करेंगे या फिर किसी को अबेट करके उससे कराएंगे। मीटिंग ऑफ माइंड्स का क्या मतलब हो गया, उनकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई। सो इलीगल एक्ट करेंगे। इलीगल एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 43 में। इलीगल एक्ट क्या होता है, कोई भी ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर सिविल सूट को राइज देने के लिए कॉज ऑफ एक्शन हो, तो इनमें से कुछ भी करेंगे या फिर ऐसा एक्ट करेंगे दैट इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स, जो उसका मीडियम है वो होगा इलीगल। ओके, ओवरऑल एक्ट इलीगल नहीं होगा बट उसका जो मीडियम है, तरीका है करने का, वो होगा इलीगल। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल इंटेंशन कब कॉमन इंटेंशन बन जाती है, तो हमें इसमें देखना होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ कि नहीं हुआ। मीटिंग ऑफ माइंड्स मीनिंग मेरे दिमाग में एक आया कि मैं मिस्टर ए का मर्डर करना चाहती हूँ। अब आपके दिमाग में भी ये पॉइंट आना चाहिए कि आप मिस्टर ए का मर्डर करना चाहते हैं, तो जहां जाके हम दोनों का माइंड मीट कर जाता है, कंसेंसस एड इडम, आपने वर्ड पढ़ा होगा, ये मैक्सिम पढ़ा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉमन इंटेंशन जब हम बात करते हैं 120A के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, और एक हमने बात करा था कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में जो हमने पढ़ा था। कॉमन इंटेंशन 120A में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स है, चाहे आप एक्टिव पार्टिसिपेशन ना भी करें तो भी चलेगा। बट सेक्शन 34 में हमने पढ़ा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी जरूरी है, एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी active, then only it will be common intention as per section 34.
यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स इज सफिशिएंट, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट सफिशिएंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट. इज मस्ट. ओके, सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं तो सेक्शन 120A जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, इसके अंदर चार्ज लग जाता है. हाउएवर जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, दैट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, दैट इज अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी एंड उसको किसी और सेक्शन के साथ रीड करना पड़ता है. जैसे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34, हम अगर A एंड B को चार्ज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इन्होंने मर्डर किया है और इन्होंने साथ में क्या किया है, इन्होंने रेड विद सेक्शन 34 मीनिंग दैट दे फॉर्म्ड द कॉमन इंटेंशन एंड बिकॉज ऑफ विच इन फर्दरेंस ऑफ दैट दे डिड सम एक्टिव पार्टिसिपेशन. ओके, बात करते हैं कौन से काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट होने चाहिए. ऑफेंस अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, इलीगल एक्ट करेंगे तो उसमें ऑफेंस होगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा या फिर सिविल सूट होगा. अब बात करते हैं कि अगर ऑफेंस होगा, अगर ऑफेंस है तो मेयर अग्रीमेंट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि जैसे ही आपका अग्रीमेंट हुआ वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बन गया. अगर कोई ऐसी एक्ट है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, so mere agreement is not sufficient and overt act in furtherance needs to be done. So अगर कोई ऐसी चीज है which is prohibited by law, सिर्फ agreement form करना will not constitute criminal conspiracy, you will have to do some act in furtherance of it. And अगर हम बात करते हैं act which gives rise to a civil suit, cause of action हमने जब बात करी थी, तो यहाँ पे mere agreement is not sufficient and overt act in furtherance needs to be done. So इससे क्या समझ आता है स्टूडेंट, जब offense है तो मेयर अग्रीमेंट विल मेक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. हाउएवर अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और राइज टू सिविल सूट, तो एक्ट नीडेड इन फर्दरेंस. इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी हमारा पेपर में पूछा गया है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ. इस चीज को याद रखिएगा कि ऑफेंस अपने आप में मेयर अग्रीमेंट विल फॉर्म क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन इट इज रिलेटेड टू ऑफेंस. ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स टू हैव द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अगर ऐसा है कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने मिलके कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया था टू डू एन इलीगल एक्ट, अगर उनको नॉलेज नहीं है कि क्या होने वाला है, देन दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल. जैसे बात करते हैं कि बैंक रॉबरी करने के लिए ABCD ने डिसाइड किया. उन्होंने क्या किया, उनका एक कॉमन गोल था, उनका मीटिंग ऑफ माइंड था, ठीक है. एंड उनमें से किसी ने भी एक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल A, B और C ने एक्ट किया बट D ने एक्ट नहीं किया, स्टिल दे विल बी ऑल लायबल. ओके, बट अगर बात कीजिए कि बैंक रॉबरी बाय A, B एंड C ऑल हैव द रिस्पेक्टिव गोल, हायर्ड अ टैक्सी ऑफ D फॉर ट्रैवलिंग. यहाँ पे D को कोई नॉलेज नहीं थी, A, B और C ने अग्रीमेंट किया था, मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ था. However, D, no knowledge, was merely driving. तो आप बताइए, क्या A, B और C के साथ D भी लायबल होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बैंक रॉबरी के लिए? नहीं, D shall not be liable. सो आपको क्या समझने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेटर्स की, तो वी हैव टू सी दैट नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ पीपल डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ द गोल ऑफ द इलीगल एक्ट दे आर अबाउट टू परफॉर्म, देन दे शैल नॉट बी हेल्ड लायबल. ओके, criminal conspiracy is a continuing offense. It will start from the first day of planning and will end till the execution, and every member shall be held liable for it. Also, in criminal conspiracy, all the members of the criminal conspiracy are
एक्टिंग एज म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर। वो क्या होते हैं, ए बी और सी की अगर हम बात करें, अगर ए और बी ने कोई काम किया और डी ने काम नहीं भी किया, तब भी वो सारे लायबल होंगे, दे विल बी म्यूचुअल एजेंट्स। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, बैंक रॉबरी वाला ही लेते हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने पिस्टल ली, बी ने कार चलाई, और सी ने क्या किया, सी ने कुछ नहीं किया, वॉज सिटिंग। स्टिल कार चलाई और इन्होंने फिर इवेंचुअली जाके बैंक को लूट लिया। सो ऑल विल बी लायबल। बिकॉज दे वर ऑल एक्टिंग एज म्यूचुअल एजेंट्स, ये सारे म्यूचुअल एजेंट्स थे एक दूसरे के, ठीक है। इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है थोड़ा सा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। इसमें पीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के ऑफेंसेस हैं जो इनकोएट ऑफेंसेस होते हैं। ये होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट। ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते हैं। और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये 1930 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कौन से 3 ऑफेंसेस हैं जो इनकोएट ऑफेंसेस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट। इन तीनों को अपने फिंगर पॉइंट्स पे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है ये तो पढ़ लिया। अब आपको देखना है पनिशमेंट क्या है। जब क्लॉज 1 की बात करें तो पनिशमेंट है डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, एंड दे विल बी पनिशेबल एज एन अबेटर। और अगर हम बात करते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 कहता है 2 years प्रोहिबिट और मोर सिंपल इंप्रिजनमेंट और लेस देन 2 years प्रोहिबिटेड बाय लॉ सिविल सूट, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, 6 months और फाइन। sanction needs to be taken under section 196 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको इसको इसके साथ रेड विथ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ जजमेंट्स जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे जरूरी हैं, उसमें से एक है ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, ठीक है। इसमें जब क्या हुआ था कि पॉलिसी बनी थी कि जब आपको किसी भी एक पर्सन को इनक्वेट ऑफेंस के लिए आपको पनिश करना होता है तो आपका माइंडसेट क्या होता है, दैट आप क्या करना चाहते हो, आप उसको निप इट इन द बड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप उसको पहले ही पनिश कर दो, जिससे कि पहले वो एक्चुअल में ऑफेंस कर दे, जो बड़ा क्राइम हो जाए उससे पहले ही आप उसको पनिश करना चाहते हो। Another case is state of Maharashtra versus Somnath Thapa. इसमें क्या हुआ था, knowledge of the object is very important to be known to the conspirators. जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि knowledge होना बहुत जरूरी है। बैंक रॉबरी वाले एग्जाम्पल में अगर डी को knowledge ही नहीं थी एंड वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, उसको knowledge नहीं थी कि ABC उसकी टैक्सी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, then he will not be held liable. So knowledge is very important. Next is Devinder Pal Singh versus state. Why criminal conspiracy is punishable? Thought of doing rape of someone, not punishable per se, but agreement between two people to do an offense is punishable. The encouragement and support which co-conspirators give one another, rendering enterprises possible, which if left to hands of individual effort would have been impossible. क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक बंदा सोचता है कि मैं किसी का रेप करना चाहता हूं, तो हो सकता है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जाग जाए, उसको डर लग जाए एंड वो ऑफेंस ना करे। बट जब एक से ज्यादा, जब 2 लोग साथ में मिलके कुछ मीटिंग ऑफ माइंड्स करके कोई एक ऑफेंस करने का सोचते हैं, सो व्हाट हैपेंस, इनकरेजमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलता है and chances of not doing are less. So आप क्या चाहते हो, you want to nip it in the bud. आप उसको बड़ा होने से पहले ही खत्म करना चाहेंगे, पनिश करना चाहेंगे, ठीक है। कहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बोला गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज अग्रीमेंट
by 2 or more persons to do an illegal act. ये एक्ट हो या ना हो बट अपने आप में अग्रीमेंट इज एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं तो अगर ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो मेयर अग्रीमेंट इटसेल्फ इज पनिशेबल, बट जब हम बात करते हैं कोई एक ऐसे एक्ट की विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच गिव्स राइज टू अ cause of action, for that some overt act needs to be done in furtherance of the common intention they have formed. Okay. उसके अलावा मेजर ईजी बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई, तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, लियो रॉय फ्रे वर्सेस सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, भीमधम प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये सारे कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड काफी बार पेपर में पूछी गई हैं, तो आप पीटी के लिए प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। एक और बात ये बोली गई है कि जो सिंगल पर्सन होता है दे इट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए टू मेक मीटिंग ऑफ माइंड्स। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एज अ जनरल रूल ये बात बोली गई है, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप एक सिंगल बंदे को भी पनिश करेंगे फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो ये मोटी मोटी चीज है जो मैंने आपको बता दी है, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी अभी प्रैक्टिस करा के भेजूंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 6 क्या कहता है। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जब ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की बात करते हैं तो आपको कुछ छोटी सी चीजें, कुछ छोटे से वर्ड्स है, 3 वर्ड्स अगर आप याद रख लेंगे इस चैप्टर में तो आपका काम बन जाएगा। वेजिंग वॉर, सिडिशन एंड एस्केप, ये 3 वर्ड्स को याद रखना ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि आप कुछ ऐसे ऑफेंसेस कर रहे हैं अपनी स्टेट के अगेंस्ट जो पनिशेबल होंगे, जो क्या कर रहे हैं, हेट्रेड को इनकरेज कर रहे हैं, एनिमिटी को इनकरेज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, इट इज क्रिएटिंग अ वायलेंस, इट इज क्रिएटिंग अ शेकिंग सिचुएशन इन द सोसाइटी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसमें। वेजिंग वॉर, when we say that you are waging war, meaning you are doing war against the government of India, against our government, इसमें attempt भी included है and abetment भी included है। So जैसे आप बात करें पार्लियामेंट अटैक केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज अ केस ऑफ वेजिंग वॉर अंडर सेक्शन 121। सो सेक्शन 121 हमारा क्या बात करता है, वेजिंग वॉर की। ठीक है, सेक्शन 121 ए बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ सेक्शन 121। जब 2 से ज्यादा लोग मिलके दे फॉर्म अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दे हैव अ मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड दे डिसाइड टू डू अ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दैट विल बी पनिशेबल अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ सेक्शन 121। सेक्शन 122 बात क्या करता है, प्रिपरेशन बाय कलेक्टिंग आर्म्स फॉर सेक्शन 121। आपने डिसाइड किया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करेंगे और आपने उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, आर्म्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, आर्म्स एंड एम्यूनेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आप आओगे इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 123 बात करता है कंसीलिंग डिजाइन ऑफ वेजिंग वॉर। आपने मास्टरमाइंड ने बैठ के प्लान कर लिया किस डिजाइन से करेंगे, क्या क्या एक्ट करेंगे, क्या प्लान होगा, किस दिन करेंगे, कौन सी बिल्डिंग पे कुछ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ऑल दैट हैज बीन डिजाइंड। एंड इसको अगर आप छुपा रहे हो from the government of India and you are planning to do it against the government of India, then comes to section 123। तो हम सेक्शन 121 की बात करते हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको क्या देखना है, आप वेज कर रहे हो वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यू आर अटेम्प्टिंग टू डू सो और यू आर अबेटिंग टू डू सो, इट इज पनिश्ड विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 121, बेसिकली आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू वेज वॉर, तो क्या होगा, पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। ठीक है, जब आप कलेक्ट कर रहे हो आर्म्स एंड एम्यूनेशन फॉर waging war against the government of India, then you will be punished with life imprisonment or 10 years and also liable to fine। जब आप डिजाइन को कंसील कर रहे हो, किस किस तरीके से आप करोगे वेज वॉर, टाइम, प्लेस, मोड, मैनर,
डिटेल्स इन सब की जब आप कंसील कर रहे हो, और ये सब किसके लिए है? वेज वॉर, सेक्शन 121। तो आप पनिशेबल कहाँ हो जाओगे? सेक्शन 123 में, एंड विच इज 10 years एंड फाइन। ओके, जब असॉल्टिंग हाई डिग्निटरीज, अगर आप किसी भी हाई डिग्निटरी को, जैसे हो गया हमारा प्रेसिडेंट, गवर्नर को आप असॉल्ट करते हो, या फिर आप रॉन्गफुली उनको रिस्ट्रेन करते हो, या फिर आप ऐसा करने के लिए अटेम्प्ट करते हो, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो अगेंस्ट एनी हाई डिग्निटरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे किसी के लिए भी, तो यू विल बी पनिशेबल विद 7 years एंड ऑल्सो फॉर फाइन। ठीक है, सेडिशन, आगे हो गई थी हमारी सारी बात अभी तक वेजिंग वॉर की। अब बात करते हैं सेडिशन क्या होता है, सेडिशन किन तरीकों से होता है, पहले तो ये समझिए। सेडिशन इज बाय वर्ड्स, बाय साइंस, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। वर्ड्स हुए तो वो स्पोकन हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप कर रहे हो या आप अटेम्प्ट कर रहे हो? हेट्रेड या कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, 3 वर्ड्स, हेट्रेड, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, या फिर वर्ड से कर रहे हो विच कैन बी स्पोकन और रिटन, या फिर आप बाय साइंस कर रहे हो, बाय एक्शंस कर रहे हो, और you are doing it by visible representation, then what happens? You are punishable with life imprisonment or 3 years and fine. So sedition also is very important section from the point of view of your examination, so be very alert and be careful. Okay, तो आप 3 तरीके से sedition करते हैं, by words, by signs या फिर by visual representation. ठीक है, and what are you trying to do? You are trying to bring hatred, contempt or disaffection against the government. Okay, 125 बात करता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट फ्रेंडली स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी फ्रेंडली स्टेट है जो इंडिया की, उसके अगेंस्ट अगर आप वेज वॉर करते हो, देन यू आर पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 years और विद फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 126 क्या कहता है। कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप डैमेज करते हो या डिस्ट्रक्शन करते हो टू एनी प्रॉपर्टी, you shall be punished with 7 years and liable to fine and also forfeiture of any property. ठीक है, receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126. एक बार 125 and 126 में दोबारा आते हैं। 125 में हमने बात करी थी जब आप किसी भी फ्रेंडली स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वेज वॉर करते हो, और 126 में हमने बात करी थी जब आप कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप उनकी किसी भी, कोई भी ऐसी स्टेट है जिसका पीस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, अगर आप उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, डिस्ट्रक्शन कॉज करते हो, और ऐसे में आप वो प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो, तो आप आओगे सेक्शन 127 में। आप 125 की किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो या फिर किसी पर्सन को रिसीव करने से प्रिवेंट करते हो, देन यू विल बी पनिशेबल विद 7 years एंड फाइन and also forfeiture of the property. You have to link this with section 410 and 414. So be very alert. अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में एक वर्ड को याद रखना है, escape. याद रखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने आपको बताया था, coming to that slide, that आपको याद रखना है वेजिंग वॉर, सेडिशन एंड एस्केप, ये वर्ड्स को याद रखना है। वेजिंग वॉर हमने अभी पढ़ा, सेडिशन हमने पढ़ा, अब आइए पॉइंट एस्केप पे। जब आप कीवर्ड्स से सेक्शंस याद रखते हैं तो आपको याद रखना इजी रहता है, एंड जो बहुत सारे नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं वो भी झट से याद हो जाते हैं। तो अब आइए पॉइंट करते हैं एस्केप का। जब आप बात करते हैं सेक्शन 128 की, तो यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउ कर रहा है किसी प्रिजनर को, जो प्रिजनर हो सकता है किसी वॉर का, टू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी। सो द पब्लिक सर्वेंट इज वॉलंटरली अलाउइंग अ प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, एंड इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 years. ठीक है, इट एंड ऑल्सो शैल बी लाइबल टू फाइन। अब 129 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली, वहां पे था वॉलंटरली
प्लीज स्टूडेंट्स जब वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प होगा। 128 में है वॉलंटरली और सेक्शन 129 में है नेग्लिजेंटली। ओके, तो यहाँ पे नेग्लिजेंटली क्या करता है, किसी भी प्रिजनर को एस्केप करवा देता है फ्रॉम द कस्टडी। इसमें पनिशमेंट होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ओके, 130 में क्या हो रहा है, यू आर एडिंग एस्केप, यू आर एडिंग एस्केप और रेस्क्यूइंग एंड हार्बरिंग सच प्रिजनर। आप क्या कर रहे हो, एड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। ठीक है, तो 128, 129 एंड 130, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 128 में क्या हो रहा था, वॉलंटरली पब्लिक सर्वेंट एस्केप करवा देता है किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को, यहाँ पे नेग्लिजेंटली करा देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 130 में एडिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हो। ओके, इन 3 सेक्शंस को आप कैसे याद कर सकते हो, इस वर्ड कीवर्ड से, जो है आपका एस्केप। इट विल बी पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एनिमिटी अमंग्स डिफरेंट क्लासेस। जब आप सोसाइटी में, पब्लिक में आप लड़ाई करा रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली करके पब्लिक पीस को शेक कर रहे हैं, ऐसे सारे ऑफेंसेस के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली की, स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीटी एंड मेंस बोथ। तो आपको क्या देखना है, इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है 5 और मोर पीपल। सो 5 और मोर पीपल होना इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। एंड यहाँ पे क्या होना है, कॉमन इंटेंशन टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, टू शेक पब्लिक पीस, harmony in society. And how will you do that? You will do that by committing an unlawful offense. So 5 or more people, common intention to disturb public peace and tranquility and commit an unlawful offense. ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को रेजिस्ट कर रहे हो, रिस्ट्रेन, प्रोहिबिट, ऑब्स्ट्रक्ट, या फिर कुछ मिसचीफ या ट्रेसपास कमिट कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो टू डिप्राइव पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो कंपेलिंग अ पर्सन टू डू समथिंग व्हिच इज लीगली नॉट बाउंड टू डू, आप किसी से जबरदस्ती कोई काम करा रहे हो। What is important is common object is important. Prior meeting of minds is not important. Common object can also be formed at the spur of movement. तो common intention जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था meeting of minds होना चाहिए prior, और common object में हम कह रहे हैं even at the spur of movement चलेगा आपका meeting of minds, ठीक है ना। ओके, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच पे अब हम डिफरेंस कर लेते हैं। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज मोर जनरल एंड कैजुअल, यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज मोर स्पेसिफिक। सेक्शन 34 की जब बात करी थी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट एसेंशियल, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। दिस इज मोर लूज टाइप ऑफ एन अग्रीमेंट एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन अग्रीमेंट। इट इन्वॉल्व्स 5 or more people, it involves 2 or more persons. कलेक्टिव एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटारिटी हम बात कर रहे थे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन के बीच में होता है डिफरेंस। ये भी कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना अपने आप में, जिसको कॉमन ऑब्जेक्ट की नॉलेज है और वो पता है ऑफेंस होगा, वो डायरेक्टली लायबल होगा बिकॉज वो मेंबर है ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होना अपने आप में पनिशेबल है। या फिर वो इंसान जो है वो इंटेंशनली ज्वाइन करता है एंड कंटिन्यू करता है टू बी अ मेंबर।
आप एक चीज सोचिए, A, B, C, D, E plan to burn a bus stop, ठीक है, A, B, C और D ने बर्न कर दिया, बट E ने नो एक्ट, स्टिल E विल बी constructively liable because being a member of unlawful assembly per se will make him liable. Okay, and यहाँ पे भी एक आपका mutual agent की तरह relationship होता है, constructively liable होगी even if did not do the offense. Mere fact that was a member of unlawful assembly at that time will make him liable for the offense. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. 143 में बात क्या करते हैं, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होना अपने आप में आपको 6 months की इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. 149 की जब हम बात करें तो एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो भी हम ऑफेंस करने जा रहे हैं उसके प्रोसिक्यूशन में, उसके फर्दरेंस में भी अगर कोई एक ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए भी आप कंस्ट्रक्टिवली लायबल होगे. अब every member at the time of offense was member of unlawful assembly. Offense done by member of assembly in prosecution of the common object, all shall be held liable. वही वाला एग्जाम्पल, A, B, C, D, E, F, G इन्होंने प्लान किया टू बैंक लूटने का, बैंक रॉबरी. ओके, A, B, C, D went in बैंक, लूट लिया इन्होंने, ठीक है. E drove the car, F guarded the gate, और G no act. Still all will be liable. All will be liable because they will be held constructively liable for the act of the other. Requirement क्या होती है, essentials क्या होते हैं, अगर आप समझें तो आप समझेंगे कि essentials होते हैं unlawful assembly के कि main accused was member of unlawful assembly when he committed the offense. Offense was committed in prosecution of the common object. इन सबका common object already था. Other accused was also a member of the same assembly. So जब हम इस वाले example की बात करते हैं तो G was a member of this unlawful assembly though he did not do some act. So he will also be held constructively liable. अगर कोई एक हिडन वेपन है, अब इमेजिन करिए जब A, B, C, D, E, F और G बैंक रॉबरी के लिए गए तो इन्होंने सोचा था कि डरा धमका के काम कर लेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, ठीक है. बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे G के पास थी AK-47. नन ऑफ देम न्यू. अगर कोई हिडन वेपन है जिसकी नॉलेज थी या नहीं थी, अगर आप कंसिडर करें कि नॉलेज थी तो देन ऑल विल बी लायबल, बट अगर नॉलेज नहीं थी देन नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस डन विद. अगर जी उस AK-47 से किसी को मार देता है देन दीज पीपल विल नॉट बी लायबल इफ दे डिड नॉट हैव द ऑफेंस. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट नॉलेज अगर उस हिडन वेपन का था ओनली देन यू विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल. अगर आगे बात करते हैं, रिटायर्ड हर्ट एक वर्ड यूज होता है, आप देखोगे बहुत ज्यादा. रिटायर्ड हर्ट का मतलब हो गया लेफ्ट द अनलॉफुल असेंबली. अगर A, B, C, D अगर हम बात करें इसी केस में और यहाँ पे A जो थे उसने लीव कर दी अनलॉफुल असेंबली बिफोर गोइंग टू बैंक, so will he be held liable? He will not be held liable. Okay, so be very clear in this thing. अगर आप ज्वाइन करते हो किसी अनलॉफुल असेंबली को विद आर्म्ड एंड डेडली वेपन्स तो सेक्शन 144 को पढ़ा जाएगा, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, द वेपन कैन बी एनीथिंग व्हिच हैज द पोटेंशियल टू कॉज डेथ. इसमें आप पनिशमेंट होगी 2 years और फाइन और बोथ. अंडर दिस सेक्शन अ पर्सन हु ऑल्दो not carrying a deadly weapon but is a part of an unlawful assembly will still be liable to be punished. अगर सिर्फ एक ही बंदा एक डेडली वेपन को कैरी कर रहा है और बाकी सबको नॉलेज है देन ऑल ऑफ देम विल बी कंस्ट्रक्टिवली हेल्ड लायबल. 145 में बात करते हैं ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग एन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज टू बी
commanded to be dispersed. अगर कोई public servant A, B, C, D, E, F, G की जो अनलॉफुल असेंबली है इसको डिस्पर्स का ऑर्डर देता है, बट इवन आफ्टर द ऑर्डर क्या हो रहा है, इस ऑर्डर के बाद भी दे आर कंटिन्यूइंग, और H जो है वो ज्वाइन कर लेता है इस अनलॉफुल असेंबली को, देन दे विल बी पनिश्ड अंडर, ओके स्टूडेंट्स। 145 की अब बात करते हैं राइटिंग। जब 5 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करते हैं और फोर्स और वायलेंस यूज करते हैं, किस चीज के लिए, सिविल अनरेस्ट के लिए, एंड ये यूजुअली क्या होता है, सडन एंड प्रोवोकेटिव बिहेवियर करते हैं, हर्ड लाइक मेंटालिटी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइट्स। जैसे नायक मूवी सबने देखी है, उसमें जब स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स का बस से जला देते हैं, तो वो क्या हो रहा है, दे आर people, 5 and more people creating an unlawful assembly using force, violence to create civil unrest in the society, in the state, okay। इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 147 में, जो कहती है 2 years और विद फाइन और बोथ, ओके। 148 की अगर हम बात करें, कोई भी राइटिंग कर रहा है आर्म्ड विद डेडली वेपन, तो इम्प्रिजनमेंट है ऑफ 3 years which shall depend on the impact of writing or both। अगर आप बात करोगे कि डिफरेंस क्या है राइट और अनलॉफुल असेंबली में, तो राइट होता है अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। राइटिंग इज सेम एज अनलॉफुल असेंबली विद एडिशन ऑफ वायलेंस, जो मैंने अभी आपको बोला, तो आपको इस चीज को पेपर में ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं एफ्रे क्या होता है। एफ्रे हो रहा है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं पब्लिक में एंड दे आर डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। सो ये इसके इसेंशियल्स हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ्रे कौन से सेक्शन में दिया गया है और इसके इसेंशियल्स क्या हैं। आपको क्या देखना है, पब्लिक होना बहुत जरूरी है, नॉट प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस में हो रहा है तो एफ्रे नहीं बनेगा, और वो डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक ऑर्डर एंड पीस को। 2 or more persons, they are fighting and they are not quarreling, so you need to be very alert when you are seeing the essential ingredients। इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 160 में, which is 1 month of imprisonment और फाइन और ₹100 और बोथ। बात करते हैं जब हम प्रमोट कर रहे हैं एनिमिटी बिटवीन 2 क्लासेस ऑफ पीपल, जब आप 2 ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रोमोट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कलर, इन सब के ऊपर अगर आप एनिमिटी क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, बिटवीन 2 क्लासेस ऑफ पीपल, देन यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A एंड 153B। पनिशमेंट जो दी गई है मैक्सिमम दी गई है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन और बोथ। हाउएवर above mentioned offense is committed inside a religious institute, then it would exceed up to 5 years and also liable for fine। तो आपको क्या देखना है, अगर religious institute में हो रहा है then 5 years and fine होगा। essential ingredient क्या हो रहा है, आप enmity कर रहे हो between different groups of people on basis of religion, race, caste, resident, place of birth, community और any other group। इन बेसिस पे आप 2 ग्रुप्स के बीच में क्या कराने की कोशिश कर रहे हो, आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को शेक कर रहे हो, आप पीस को शेक कर रहे हो, स्टेबिलिटी को हिला रहे हो, हार्मनी को हिला रहे हो, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहे हो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, और क्या इनकरेज कर रहे हो, डिस्कॉर्ड, ठीक है। एक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली आप सोसाइटी में फियर क्रिएट करना चाहते हो, थ्रेट क्रिएट करना चाहते हो, इनसिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हो। और ये कैसे होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, लैंग्वेज, रिलीजन, ग्रुप के बेसिस पे, कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस पे, और आप इसमें क्या कर रहे हो, आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो, किसी भी सॉर्ट ऑफ वायलेंस कर रहे हो, तो आप 153A के अंदर आ जाते हो। 153A में आपको क्या देखना है कि मेंजरिया होना बहुत जरूरी है, गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे एक केस था बिलाल अहमद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें भी ये बात बोली गई थी।
प्रेजेंस ऑफ टू कम्युनिटीज इज इंपॉर्टेंट, दो कम्युनिटीज अलग होना बहुत जरूरी है, और आप उनके बीच में अगर डेरोगेटरी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो वो आएगा इस पॉइंट में, ठीक है। बिलाल अहमद कालो वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं 153B की। 153B क्या कहता है, दैट इसमें अगर आप डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हो बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, दिस वाज एडेड इन द ईयर 1972, जहां पे क्या हो रहा था, हाई लेवल ऑफ टेंशन थी अमंग वेरियस कास्ट एंड दिस वाज अफेक्टिंग नॉट ओनली द सोशल हार्मनी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी बट आल्सो अफेक्टिंग द नेशनल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो इस टाइम पे 1972 में 153B को इंसर्ट किया गया था। इसमें क्या होता था, जब पब्लिश आप करते हो इम्प्यूटेशन रिगार्डिंग सर्टेन पीपल, सर्टेन क्लासेस, सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स, तो क्या हो जाती है, नेशनल इंटेग्रिटी शेक हो जाती है। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी आर बेरिव्ड ऑफ देयर राइट टू सिटीजनशिप। Any of the above mentioned act must perpetuate discord and harmony amongst the different classes. So basically क्या होना चाहिए, discord और harmony को आप क्या कर रहे हो, आप shake कर रहे हो, then you are coming under 153B, ठीक है। तो इससे करके आ गया हमारा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं आर्मी और नेवी के अगेंस्ट ऑफेंसेस। चैप्टर हमारा कौन सा आएगा, चैप्टर 7। ये भी ध्यान रखना है कि चैप्टर 7 बात करता है आर्मी और नेवी के ऑफेंसेस। अब जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो इस सेक्शन में आपको 4 वर्ड्स याद रखने हैं, म्यूटिनी, असॉल्ट, डिजर्शन, इनसबऑर्डिनेशन। इन कीवर्ड्स को अगर याद रखेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। म्यूटिनी से रिलेटेड होंगे 131, 132, असॉल्ट से रिलेटेड है 133, 134, डिजर्शन से रिलेटेड है 135, 136, 137 एंड इनसबऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 138। मैं सब कुछ आपको ब्रीफली बताऊंगी, बट आपको क्या याद रखना है, ये 4 वर्ड्स, म्यूटिनी, असॉल्ट, डिजर्शन एंड इनसबऑर्डिनेशन। जब हम म्यूटिनी की बात करते हैं सेक्शन 139, 131 में क्या बोल रहे हैं, म्यूटिनी में अबेटिंग या फिर अटेम्प्टिंग, आप किसी को भी अबेट कर रहे हो या फिर अब अबेट करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, किसको, सेलर को, सोल्जर को या एयरमैन को, फ्रॉम हिज ड्यूटी एलिजेंस, उसकी वफादारी से आप उसको वो काम म्यूटिनी करने के लिए बोल रहे हो, आप उसको अबेट कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो। सेक्शन 132 बात करता है अबेट्स कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी, अगेन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, एंड उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, म्यूटिनी हो गई, म्यूटिनी कमिट हो गई। तो म्यूटिनी से आ गए आपके 2 सेक्शंस। म्यूटिनी 131 में अबेट कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन को फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटिनी, एंड 132 में आ गया अगर आप किसी को भी अबेट कर रहे हो इन कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी अगेंस्ट आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, और इन कॉन्सिक्वेंस म्यूटिनी कमिट हो जाती है। अब बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट में सेक्शन 133 एंड 134 जब हम देखते हैं तो 133 में आपको क्या देखना है, जब आप अबेट कर रहे हो किसी को असॉल्ट करने के लिए, किसी ऑफिसर, सेलर, सोल्जर या एयरमैन को ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। और 134 में आप अबेट कर रहे हो असॉल्ट ऑफिसर, सेलर, सोल्जर, एयरमैन, दोनों सेक्शंस में यही वाली चीज है। तो थोड़ा सा पैरेलल्स बना के चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ, असॉल्ट कमिट हो गया एज अ कॉन्सिक्वेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, 131, 132 पढ़ा था तो यहाँ पे म्यूटिनी कमिट हो गई थी तो 132 में आ गया, यहाँ पे असॉल्ट कमिट हो गया तो 134 में आ गया, बाकी दोनों चीजें सेम है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिजर्शन की जब हम बात करते हैं सेक्शन 135 कहता है अबेट कर रहे हो आप डिजर्शन के लिए किसको, ऑफिसर, सोल्जर या सेलर या एयरमैन को। 136 बात करता है हार्बरिंग सच अ डिजर्टर हु इज एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन हु हैज डिजर्टेड हार्बर सच अ पर्सन, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स को अगर ध्यान रखेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, आपको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है दैट दिस पर्सन हैज डिजर्टेड and you harbor such a person, okay, you have the knowledge or you have a reason to believe that such person has deserted and you harbor such a person, then you come under section 136. section 137 भी desertion की बात करता है, जो कहता है मास्टर या पर्सन इन चार्ज, किसी मर्चेंट वेसल का मास्टर या फिर पर्सन इन चार्ज ऑन बोर्ड करता है किसी एक ऐसे डिजर्टर को जो कंसील्ड है, बट वो जो कंसीलमेंट है वो मास्टर और सर्वेंट अगर इग्नोरेंट है इस फैक्ट के लिए तब भी वो लाइबल होगा, अगर उसको नहीं पता, इफ
he is ignorant of the concealment, still liable. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. अब बात करते हैं इनसबऑर्डिनेशन की. अगर आप अबेट कर रहे हो, नॉलेज दैट वुड बी एन एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन, आपको नॉलेज है, ठीक है, किसी भी सेलर, सोल्जर, ऑफिसर या एयरमैन को इनसबऑर्डिनेशन कमिट हो जाती है, देन यू आर पनिशेबल. ओके, देन इट इज पनिशेबल. सो इनसबऑर्डिनेशन का सेक्शन आ जाता है आपका ये वाला. अब बात करते हैं जनरल एप्लीकेबिलिटी. सेक्शन 139 डील करता है जनरल एप्लीकेबिलिटी की. एनी मेंबर ऑफ आर्मी और नेवी के ऊपर जो ये ऑफेंस करता है, ये वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बिकॉज आर्मी और नेवी एक्ट लगती है इन लोगों के ऊपर. सो एनी ऑफिसर ऑफ आर्मी और नेवी हु डज एन ऑफेंस will not be, this chapter will not be attracted, and what will be attracted? Army and Navy Act will be attracted. सेक्शन 140 बात करता है जब आप किसी भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन का कोई भी टोकन कैरी कर रहे हो या फिर उसका गार्ड पहन रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप सोल्जर, सेलर या एयरमैन नहीं हो, और आपको ये पता है कि सामने वाला आपको बिलीव कर लेगा ऐसे बंदे के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिसीव कर रहे हो. आप डिसीव कर रहे हो. देन कम्स द सेक्शन 140. ठीक है, सो सेक्शन 140 कब आता है? जब आप किसी भी सोल्जर, सेलर या एयरमैन का टोकन कैरी कर रहे हो या गार्ड पहन रहे हो, when you know that you are not that person and you are making the other person believe that you are such a person. Okay, now comes chapter 9 which deals with public servants. जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो क्या देखने की बात है? सेक्शन 161 से 165 तो डिलीट हो गया है, बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गई है, तो ये वाले सेक्शंस डिलीट हो गए हैं. जब हम 166 की बात करते हैं तो आपको देखना है कि इसमें इंटेंशन क्या है? इंजरी कॉज करने की. और आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हो टू डिसोबे द लॉ. पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? इंटेंशन है उसकी इंजरी कॉज करने की, एंड वो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर को टू डिसोबे द लॉ. अब जब 166A की बात करते हैं, यहाँ पे यू आर डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ. वहां पे डिसोबे द लॉ, यहाँ पे डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लॉ. ओके, सो 166 एंड 166A. 166B की अगर बात करते हैं, किसी भी विक्टिम का जिसका ट्रीटमेंट होना था, बट कोई पब्लिक सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, इट कैन बी अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इट कैन बी अ पब्लिक हॉस्पिटल, इट इज रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो नहीं करता है, वो डिसोबे करता है और इस विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं करता है, देन 166B इज अट्रैक्टेड. इसको आपको रेड विद करना है सेक्शन 357 CRPC. तो इंटरलिंकेजेस बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. सेक्शन 167 बात करता है when you make an incorrect record, when you make a incorrect record deliberately, the record can be in form of a document or electronic, and what is your intention, what is your mens rea? Your mens rea is to cause injury. अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है तो वो सेक्शन 167 अट्रैक्ट करता है. सेक्शन 168 बात करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब अनलॉफुली ट्रेडिंग करता है. सो अगर एज अ पब्लिक सर्वेंट यू आर लीगली बाउंड नॉट टू डू सच अ ट्रेडिंग, नॉट टू एंगेज इन सच अ ट्रेडिंग, एंड यू आर डूइंग दिस ट्रेडिंग अनलॉफुली, देन सेक्शन 168 इट अट्रैक्टेड. 169 बात करता है अनलॉफुल बिडिंग की. Being a public servant, you are legally bound not to purchase or bid certain properties, and if you are doing such a bidding, then section 169 is attracted. 170 बात करता है पर्सोनेटिंग. पर्सोनेटिंग का क्या मतलब हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जो इंसान को एक्ट कर रही हूं मैं वो नहीं हूं, मैं एक्ट कर रही हूं कि मैं ए हूं बट मैं ए नहीं हूं. सो यू आर प्रिटेंडिंग टू होल्ड अ ऑफिस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट नोइंग दैट यू डू नॉट होल्ड दैट ऑफिस. तो आप पर्सोनेट कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर पर्सोनेटिंग टू बी अ पब्लिक ऑफिसर, अ पुलिस ऑफिसर, बट यू आर नॉट सच अ पब्लिक ऑफिसर और अ पुलिस ऑफिसर. सेक्शन 171 बात करता है दोबारा से when you are carrying token wearing garb of a public servant, your intention is that आप misrepresent करना चाहते हो, that सामने वाला आपको ये समझे कि आप वो पब्लिक ऑफिसर हो. your intention is to deceive the public at large. तो 171 is attracted. अब बात करते हैं सेक्शन 9A की. सेक्शन 9A की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है, इस सेक्शन को हम डिवाइड करेंगे
दो पार्ट्स में, जो होगा हमारा डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट्स। डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट्स जब हम बात करते हैं, सेक्शन 9A स्टूडेंट्स डील करता है इलेक्शंस की, ठीक है। तो 9A में हम देखेंगे 171A BCD डेफिनेशंस के बारे में है, और 171EFGH पनिशमेंट्स के बारे में है, और इसके साथ हम पढ़ेंगे 171I। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं। 171A बात करता है कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन। कैंडिडेट कौन हुआ? हु इज नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट। और इलेक्टोरल राइट क्या हुआ? राइट टू स्टैंड और नॉट स्टैंड इन इलेक्शन, राइट टू वोट। सेक्शन 171B बात करता है ब्राइबरी की। आप किसी को ब्राइब देते हो, आप किसी को इलीगली ग्रेटिफाई करते हो, इलीगल ग्रेटिफिकेशन करते हो, या तो आप दे रहे हो, या फिर ले रहे हो, या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो। ऑल दैट इज कवर्ड अंडर ब्राइबरी इन द सेक्शन 171B। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 171C क्या कहता है। सेक्शन 171C बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है। जब हम अग्रीमेंट करते हुए अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं और किसी का फ्री कंसेंट को शेक कर देते हैं, फ्री कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता वो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड आप इंटरफेयर कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं टू इफेक्ट द फ्री विल। However, there is one exception. अगर आप कोई भी पब्लिक एक्शन को प्रॉमिस करते हैं, then it will not be undue influence. 171D बात करता है पर्सोनेशन एट इलेक्शन। जब आप किसी और के नाम में जाके वोट करके आते हैं, आपने ये चीज देखी होगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, बट 3 लोग ही जाते हैं, वो चौथे का भी वोट कराते हैं। सो दैट इज पर्सोनेटिंग एट इलेक्शंस। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई ऑथराइज्ड है टू वोट एज अ प्रॉक्सी अंडर एनी लॉ, देन दैट इज एन एक्सेप्शन अंडर दिस। अब डील करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी हो गया 1 ईयर और फाइन और बोथ। पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस पर्सोनेशन हो गया 1 ईयर और फाइन और बोथ। फॉल्स स्टेटमेंट अगर आप कर रहे हो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू अगर आप वो पब्लिश करते हो या फिर पर्सनल कैरेक्टर या कंडक्ट ऑफ कैंडिडेट के बारे में करते हो, तो आप बेसिकली वो फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो, या फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट को आप पब्लिश करते हो रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग पर्सनल कैरेक्टर या फिर कंडक्ट ऑफ अ कैंडिडेट, देन ऑल्सो यू आर लायबल फॉर फाइन। अगर आप कोई इलीगल पेमेंट्स कर रहे हो फॉर प्रमोटिंग और प्रोक्योरिंग इलेक्शंस, देन कम्स 171H। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 171I बात करता है फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। जब आपकी ड्यूटी थी अंडर द लॉ टू मेंटेन द अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन, और अगर आप वो करते नहीं हो, देन सेक्शन 171I इज अट्रैक्टेड। बात करते हैं सेक्शन चैप्टर नंबर 10 की, जो डील करता है कंटेम्प्ट्स ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जब पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, आप उनके लॉफुल अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, आप उसके कंटेम्प्ट में होते हो, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर के कंटेम्प्ट में जाते हो, तो आता है आपका ये चैप्टर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे कि समन्स, नॉन अटेंडेंस, ओमिशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, रिफ्यूजल, रेजिस्ट, थ्रेट, इलीगल परचेज एंड बिडिंग। जब आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। समन से रिलेट होगा 172 और 173। 172 में आप बात कर रहे हो, आप कोई भी समन लेने को अवॉइड कर रहे हो, और 173 में बात हो रही है आप प्रिवेंट कर रहे हो सर्विस ऑफ दैट समन। नॉन अटेंडेंस में 174 में आपको किसी पब्लिक सर्वेंट ने बोला है, उसके ऑर्डर के हिसाब से आपको उसके सामने पेश होना था, आप पेश नहीं हो रहे हो, या फिर अंडर एनी प्रोक्लेमेशन यू हैड टू बी प्रेजेंट समवेयर, आप वहां पे पेश नहीं हो रहे हो, 174A। ओमिशन की बात करें, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, आपने नहीं किया, 175। आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी थी, आपने नहीं दी, 176। आपको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना था, आपने नहीं किया, 187। अगर हम बात करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन की, आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, 177। आपने कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जिससे आपका इंटेंशन था आप किसी को इंजरी कॉज करना चाहते थे, 182। आपने फॉल्स ओथ ले ली, 181। अगर रिफ्यूजल की बात करते हैं, आपने ओथ लेने से रिफ्यूज कर दिया, 178। आपने आंसर देने से रिफ्यूज कर दिया, 179। आपने कहीं पे साइन करना था, वहां से साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, 180।
ऑब्स्ट्रक्ट और रेजिस्ट की अगर हम बात करें, किसी प्रॉपर्टी को लेना था, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी होना था, आपने उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया 183, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया 184, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करने से आपने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया 186, किसी भी पब्लिक ऑर्डर को डिसोबे कर दिया या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया 188, अगर आप थ्रेट प्रोवाइड करते हैं टू एनी पब्लिक सर्वेंट 189, अगर आप पब्लिक सर्वेंट के अदर्स को आप कर रहे हो, अदर्स टू एक्सेस पब्लिक सर्वेंट अगर आप करते हो थ्रेट प्रोवाइड तो 190, और अगर आप इलीगल परचेज और बिडिंग करते हो तो 185। तो ऐसे ये पूरे चैप्टर को मैंने कुछ कीवर्ड्स में बांटा हुआ है, अगर आप इन कीवर्ड्स से करते जाएंगे तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। हम सम्मन्स की जब बात कर रहे थे, हमने बात की थी 172 एंड 173। आप एब्सकॉन्ड कर देते हो या अवॉइड करते हो सम्मन्स को या नोटिस को या ऑर्डर को, किससे, पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट के ऑर्डर को, सम्मन को या नोटिस को अगर आप अवॉइड करते हो उसकी सर्विस को तो 172 आ जाता है। अगर आप प्रिवेंट करते हो किसी भी सर्विस को या पब्लिकेशन को ऑन योर सेल्फ, ऑन एनी अदर पर्सन, या फिर आप क्या किस फॉर्म का हो रहा है, अगेन सम्मन, नोटिस या ऑर्डर, अगर आप इस चीज को प्रिवेंट करते हो ऑन योर सेल्फ और ऑन एनी अदर पर्सन, देन 173 कम्स इनटू द पिक्चर। नॉन अटेंडेंस, जब किसी पब्लिक सर्वेंट आपको ऑर्डर करता है टू अपीयर समवेयर, so you are legally bound to appear at that place at that particular time and you intentionally omit to do so, you will have to read section 160 subclause 1 CRPC, जहां पे आपको पुलिस ऑफिसर क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बोलता है that your attendance is important, but what you do not go, you illegally omit to do that, then 174 comes into the picture. When you fail to appear as per some proclamation to a particular place या time, so section 174A comes into the picture. ओमिशन की अगर हम बात करें, आपको कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना था टू एनी पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी कोर्ट के सामने और आप ओमिट करते हो तो सेक्शन 175 आता है। अगर आप इंटेंशनली ओमिट करते हो कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट को, आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता थी बट आप इंटेंशनली ओमिट करते हो, सेक्शन 176 आता है। अगर आपको किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी एज पर लॉ, यू वर बाउंड बाय लॉ टू डू सो बट यू आर ओमिटिंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस, 187 आता है। फॉल्स की अगर हम बात करें, आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो ओथ पे, ठीक है, अगर आप फॉल्स एफिडेविट भी देते हो तो भी 181 आता है, एंड यू नो एंड यू हैव रीजन टू बिलीव दैट इट इज फॉल्स। आप किसको दे रहे हो, किसी भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ को या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को, सेक्शन 181। 182 कब आता है, जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो किसी को इंजरी प्रोवाइड करने के लिए, आपको पता है कि ये ए है ये बी नहीं है बट आपने उसको गलत बता दिया पब्लिक सर्वेंट को सो दैट उसका अरेस्ट हो जाए, यू हैड द नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव दैट इट इज फॉल्स, स्टिल यू गिव इट टू द पब्लिक सर्वेंट सो दैट उसको इंजरी कॉज हो, उसका अरेस्ट हो जाए, तो 182। 177 की अगर हम बात करें तो फॉल्स इंफॉर्मेशन आप फर्निश करते हो वेयरइन यू हैव द नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव दैट इट इज फॉल्स, तो 177। रिफ्यूजल कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्यूजल में क्या हो रहा है, अगर आप ओथ और अफर्मेशन को लेने से मना कर देते हो, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू डू एज पर अ पब्लिक सर्वेंट, 178। when you are legally bound to answer certain questions to a public servant and you refuse to answer, then section 179, आप इसको किससे पढ़ोगे, 161 CRPC से भी कनेक्ट करना है। you are legally bound to sign some statement and you refuse to sign that statement, 180, okay। resist और obstruct की अगर हम बात करें, अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय सम लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, और अगर आप उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हो तो सेक्शन 183। ऑब्स्ट्रक्ट सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, उस प्रॉपर्टी का सेल कराना था बट यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, देन सेक्शन 184 कम्स इनटू द पिक्चर। 186 की अगर हम बात करें, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक फंक्शंस, किसी पुलिस वाले को उसकी पब्लिक ड्यूटी को करने से अगर आप रोकते हो तो आप 186 में लायबल हो जाते हो। 185 बात करता है, यू इलीगली परचेज और बिड सम प्रॉपर्टी वेयरइन यू नो दैट यू आर अंडर
लीगल इनकेपेसिटी ध्यान रखिएगा, आपकी कैपेसिटी नहीं थी, स्टिल आप इलीगली परचेज करते हो या बिड करते हो, तो सेक्शन 185। जब आप किसी भी ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट को डिसोबे करते हो, जैसे अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने बोला है कि इस रास्ते से कोई रिलीजियस प्रोसेशन नहीं जाएगा और आप उसी स्ट्रीट से लेके जाते हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, देन कम्स सेक्शन 188। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड थ्रेट, तो थ्रेट टू द पब्लिक सर्वेंट अगर आप कॉज कर रहे हो फॉर इंड्यूसिंग द पब्लिक सर्वेंट टू डू एनी एक्ट, टू डिले टू डू सम एक्ट, या फिर टू नॉट डू सम एक्ट, आप बेसिकली उस पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो वो अपना पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो काम उसको लीगली बाउंड था करने के लिए उसको नहीं करने दे रहे, जो काम उसको करना था उसको डिले करा रहे हो, या कोई काम करने से उसको रोक रहे हो, उसको थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हो, तो सेक्शन 189 आता है। और अगर हम सेक्शन 190 की बात करते हैं, तो आप किसी पर्सन को थ्रेट इंड्यूस कर रहे हो टू रिफ्रेन या फिर to desist him from making a legal application for his protection to the public servant, तो सेक्शन 190 आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 10। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 की, जो बात करता है फॉल्स एविडेंस। जब आप फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करते हो कोर्ट में, जब आप फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करते हो किसी भी लॉफुल अथॉरिटी को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, इस चैप्टर की जब हम बात करें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सेक्शंस को क्लब करते हुए चलना है। अगेन कुछ कीवर्ड्स को देखते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें तो सेक्शन 191 से शुरू होता है, ठीक है। फॉल्स या फैब्रिकेट एविडेंस बात करेंगे तो 191 से 196 है, ठीक है। फॉल्स सर्टिफिकेट की बात करेंगे, इशू कर रहे हो, यूज कर रहे हो, अगर इशू कर रहे हो तो 197 में आ जाते हैं, अगर यूज कर रहे हो कोई फॉल्स सर्टिफिकेट को 198, फॉल्स डिक्लेरेशन कर रहे हो तो 199 से 200, किसी भी एविडेंस को डिसअपियर करा देते हो या किसी ऑफेंडर को स्क्रीन करा देते हो तो 201, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी वहां पे आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो 202, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो 203, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो या उसका प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हो, प्रिवेंट करते हो 204, पर्सोनेशन करते हो फॉल्स, किसी भी सूट में आप पर्सोनेशन करते हो फॉल्स 205, किसी जूरी या असेसर का पर्सोनेशन करते हो 229, ठीक है। अगर प्रिवेंट करते हो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉडुलेंटली उसको रिमूव कर देते हो 206, फ्रॉडुलेंटली उसको क्लेम कर लेते हो 207, फ्रॉडुलेंट डिक्री ऑब्टेन करते हो अपने अगेंस्ट 208, फ्रॉडुलेंट डिक्री ऑब्टेन करते हो अपने फेवर में 210, अगर आप फॉल्स क्लेम करते हो 209, फॉल्स चार्ज करवाते हो 211। इन कीवर्ड से करते चलेंगे तो बहुत आसानी से होंगे ये सेक्शंस। अब पब्लिक सर्वेंट अगर कोई रॉन्ग डूइंग करता है, वो रॉन्ग डूअर बन जाता है किस चीज में, किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड, कहाँ पे प्रॉपर्टी सेव करनी थी 217, जहां पे इनकरेक्ट रिपोर्ट बनाता है पब्लिक सर्वेंट 218, करप्ट रिपोर्ट बनाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग में 219, ट्रायल कमिट कर देता है 220, अगर अरेस्ट और कन्फाइनमेंट की बात करें, पब्लिक सर्वेंट रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन कर देता है 220, ओमिशन करता है अरेस्ट करने का अगर बॉन्ड पे तो 221 और कमिट कर देता है तो 222, किसी का एस्केप करा देता है नेग्लिजेंस के द्वारा तो 223, और अगर रेजिडुअल रूल की बात करें तो 225A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम हार्बर को लेके चले, हार्बर एज अ कीवर्ड को ले तो क्या होगा, अगर आप किसी ऑफेंडर को बिफोर अरेस्ट हार्बर करते हो 212, ऑफेंडर को कस्टडी से करते हो तो 216, किसी रॉबरर या डिकॉयट को करते हो तो 216A, फेलियर की बात कर ले, फेलियर रिमिशन का 227, बॉन्ड का 229A, अगर आप किसी गिफ्ट टू द स्क्रीन ऑफेंडर करते हो, अगर आप गिफ्ट लेते हो टेक 213, ऑफर करते हो 214, किसी भी ऑफेंडर को भगाने के लिए, स्क्रीन कराने के लिए अगर आप गिफ्ट लेते हो 213, ऑफर करते हो 214, या फिर टेकिंग गिफ्ट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी 215, अगर रेजिस्ट करते हो अप्रीहेंशन को अपना 224, किसी और का 225, रेजिडुअल रूल होगा 225B,
किसी जज की इंसल्ट करते हैं 228, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हैं किसी विक्टिम की जिसकी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी थी 228A। ठीक है, ये आ रही है आपकी बात। ये मोटा मोटा है चैप्टर 11, इसको ऊपर से ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी पीटी में क्वेश्चन जरूर आता है इस पॉइंट से। अब बात करते हैं फॉल्स या फैब्रिकेटिंग एविडेंस की। जब हम बात करते हैं सेक्शन 191 196 की, तो 191 बात करता है आप यू आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, 192 बात करता है यू आर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। पनिशमेंट फॉर सेक्शन 191 192 कहाँ है, सेक्शन 193 में। पनिशमेंट फॉर 191 192 टू प्रोक्योर पनिशमेंट ऑफ कैपिटल ऑफेंस तो आ जाएगा 194 में। टू प्रोक्योर पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट तो आप आ जाओगे सेक्शन 195 पे। थ्रेटन टू गिव फॉल्स एविडेंस या इंड्यूस करते हो टू गिव फॉल्स एविडेंस तो आ जाते हैं सेक्शन 195A में। और इनकी पनिशमेंट व्हेन यू यूज एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, आपको पता है जो आप एविडेंस यूज कर रहे हो वो फॉल्स है तो सेक्शन 196 आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस व्हेन यू आर लीगली बाउंड बाय लॉ or on oath to make any statement which you know is false, which you have knowledge या फिर you have a reason to believe that it is false, you make it, how are you making it, you are making it verbally or you are attesting, it comes under section 191। 192 की जब बात करें, you are fabricating false evidence, you are manufacturing evidence, you are making false documents for judicial proceedings या फिर और other proceedings। आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, फॉर्जरी करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप सेक्शन 192 में आ जाते हैं। पनिशमेंट फॉर 191 192 हमने अभी बात करी। 193 बात कर रहा है जब जुडिशियल प्रोसीडिंग या अदर प्रोसीडिंग टू कन्विक्ट अदर फॉर कैपिटल ऑफेंस, अगर आप कैपिटल ऑफेंस में किसी को कन्विक्ट कराने के लिए कुछ कर रहे हैं 194, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कर रहे हैं 195, यू आर थ्रेटनिंग टू गिव सम एविडेंस सेक्शन 195A and you are using some evidence knowingly that it is a false evidence then 196। 197 की जब बात करते हैं तो क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट कीवर्ड है आपका सर्टिफिकेट। तो 197 में you are issuing or signing false certificate, you know that it is a false certificate and still you are issuing it, you are signing it knowing or believing that such certificate is false। and जब आप इस सर्टिफिकेट को यूज करते हैं, corruptly use or attempts to use, तो सेक्शन 198। false declaration, जब आप false declaration करते हैं where you are bound by law, you are authorized by law to receive that as an evidence, you shall be punished with false evidence। और अगर आप कोई ऐसी डिक्लेरेशन बना रहे हैं जो आपको पता है फॉल्स है और उसको करप्टली यूज कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल एज इफ यू आर गिविंग अ फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 200 और सेक्शन 199। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड हार्बर की। हार्बर की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 212 कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किसी बंदे को कंसील कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, वेर इन यू नो दैट दिस पर्सन इज, you have the knowledge or you have a reason to believe that he is screening from some legal punishment, you had the knowledge। या फिर 216 की अगर हम बात करें, कोई एक पर्सन है, कोई एक ऑफेंडर है who was in custody and he has escaped from that custody and you are harboring such an offender, then section 216 comes into the picture। penalty for harboring robbers और dacoity इन्होंने दिया हुआ है 216A में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं गिफ्ट टू स्क्रीन ऑफेंडर। व्हेन यू आर टेकिंग गिफ्ट, यू आर टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑफ कंसीलिंग ऑफ एन ऑफेंस, देन सेक्शन 213। एंड व्हेन यू आर ऑफरिंग गिफ्ट इन कंसिडरेशन ऑफ कंसीलिंग एन ऑफेंस, तो फिर आप आओगे 214 में। तो गिफ्ट टेकिंग भी आएगा, ऑफरिंग भी आएगा। proceeding relating to public servant disobeying the direction of law with the intent to save person, अगर कोई एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो वो डायरेक्शन ऑफ लॉ, इन्वेस्टिगेशन का कोई भी डायरेक्शन को डिसोबे करता है टू सेव पर्सन,
देन सेक्शन 217 कम्स इनटू द पिक्चर। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाता है, रॉन्ग एफआईआर, रॉन्ग एफआईआर बनाता है, क्यों बनाता है? विद द इंटेंट टू सेव द पर्सन। तो उसका मेंजरिया क्या था? टू सेव दिस पर्सन। पब्लिक सर्वेंट जो है वो रॉन्ग एफआईआर बनाता है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, then you are punishable under section 218। 219 बात करता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट करप्टली कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई रिपोर्ट, ऑर्डर या वर्डिक्ट या डिसीजन को बनाता है जब उसको पता है ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है। सेक्शन 220 बात करता है जब पब्लिक सर्वेंट कमिट कर देता है फॉर ट्रायल करप्टली, जब उसको पता है स्टिल वो कमिट कर देता है फॉर ट्रायल करप्टली। 220 की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है? जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास अथॉरिटी थी और उसने क्या किया? उसने करप्टली कमिट कर दिया पर्सन को फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट, कीप्स पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ही नोज ए इज नॉट गिल्टी, स्टिल कमिट हिम फॉर ट्रायल, कीप्स हिम इन कस्टडी, अरेस्ट कर लेता है। तो ये है हमारा अरेस्ट कन्फाइनमेंट रिलेटेड वाले ऑफेंस। अरेस्ट कन्फाइनमेंट रिलेटेड ऑफेंस में आप एक चीज और देखें, 221 बात करता है पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? इंटेंशनली ओमिट करता है टू अप्रीहेंड अ पर्सन, इंटेंशनली सफर करता है सच पर्सन टू एस्केप, या फिर एड करता है पर्सन इन एस्केपिंग। जिस पर्सन को अरेस्ट करके रखना था वो उसको एस्केप कराने में हेल्प करता है, ऐसे पब्लिक सर्वेंट को हम कहां पनिश करेंगे? सेक्शन 221 में। 221 अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एनी ऑफेंस, अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज अंडर सेंटेंस फ्रॉम द कोर्ट और अगर ऐसे पर्सन को इवेड कराता है, एस्केप कराता है पब्लिक सर्वेंट, तो 222 सेक्शन आ जाता है। 223 की अगर हम बात करें तो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट कन्फाइन कर रहा है किसी पर्सन को, चार्ज कर रहा है किसी पर्सन को टू कीप इन कन्फाइनमेंट एनी पर्सन चार्ज्ड विद और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस negligently suffers such person to escape from confinement. So basically this person was convicted or he was charged and public servant क्या कर रहा है? इसको negligently escape करा देता है। सो आपका आ जाता है 223। 225A एक रेजिडुअल सेक्शन है जिसमें ओमिशन टू अप्रीहेंड या फिर आप किसी का एस्केप करा देते हो पब्लिक सर्वेंट, या तो जिसको अरेस्ट करना था वो नहीं किया या फिर किसी पर्सन का एस्केप करा देता है, अगर वो किसी और सेक्शन में कवर नहीं है तो 225A आपका आ जाएगा। अब कीवर्ड लेके चलते हैं रेजिस्ट अप्रीहेंशन। जब वो अपना अप्रीहेंशन को रेजिस्ट करता है, इंटेंशनली रेजिस्ट करता है, इलीगली ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि उसको कोई अप्रीहेंड ना कर पाए लॉफुल अप्रीहेंशन से, तो सेक्शन 224 आता है। 225 आता है एनी अदर पर्सन, जब रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन होती है फॉर लॉफुल अप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हो तो 225 में आता है। 225B है एक रेजिडुअल सेक्शन जो तो बाकी सेक्शंस नहीं लिखे हुए, अगर वहां पे है रेजिस्ट अप्रीहेंशन तो 225B में आ जाता है। अगर आप बात करते हैं कीवर्ड फेलियर की, तो फेलियर की जब हम बात करते हैं तो आपको देखना है सेक्शन 227। कंडीशनल रिमिशन की बात हो गई, या फिर नोइंगली वायलेट करता है कोई भी ऐसी कंडीशन जो जिसपे उसको रिमिशन दिया गया था। जैसे कि अगर आप किसी को बेल ग्रांट करते हो और वो उन कंडीशंस को वायलेट करता है, अगर shall be punished with punishment to which he was originally sentenced if he has already suffered no part of that punishment, but अगर उन्होंने कुछ part of the punishment को suffer कर लिया है तो जितनी बची हुई है उतनी से उनको दोबारा suffer करना पड़ेगा। 229A बात करता है if a person has been released on bail and on a bond to appear in the court और वो फेल कर जाता है to appear in court, तो 229A।
अगर आप किसी भी जज की इंसल्ट कर देते हैं, कंटेम्प्ट कर देते हैं, कोई भी ऐसी इंटरप्शन करते हैं, कोई भी ऐसी डेरोगेटरी बात कर देते हैं, तो 228A के अंदर आप पनिशेबल होंगे। 228A बात करता है जब कुछ ऑफेंसेस में हमें डिस्क्लोज नहीं करना विक्टिम का आइडेंटिटी और आप उसको प्रिंट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, देन यू आर पनिशेबल अंडर 228A, स्पेशली इन केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। आपको विक्टिम की आइडेंटिटी को हाइड रखना होता है। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 12 की, जो बात करता है कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प की। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि कभी कभी पीटी पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको इसको रीड करना है विद सेक्शन 75 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनहैंस पनिशमेंट। यहाँ पे अगर एक बात के बाद दोबारा कोई ये वाला सेम ऑफेंस कर देता है तो ही इज लायबल फॉर इनहैंस पनिशमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 230 क्या कहता है। सेक्शन 230 डिफाइन करता है कॉइन को और इंडियन कॉइन को। कॉइन क्या हुआ, मेटल यूज्ड फॉर टाइम बीइंग, एज मनी हो गया आपका कॉइन। और अगर कोई भी ऐसा मेटल जो स्टैम्प्ड है और इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एज मनी, तो वो हो गया आपका इंडियन कॉइन। अब बात करते हैं कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस की। कॉइन के रिलेटेड ऑफेंसेस को आपको अगेन 3 कीवर्ड्स ध्यान रखने, काउंटरफीट, चेंज इन वेट, कॉम्पोजिशन, ऑल्ट्रेशन इन अपीयरेंस। काउंटरफीट हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। काउंटरफीट क्या हो रहा है, आप फॉल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप हेर फेर कर रहे हो। ठीक है, तो सेक्शन 231, 243 को आप डील करते हैं। काउंटरफीटिंग की जब बात करते हैं तो एक ध्यान रखिए, जब आप कॉइन को काउंटरफीट कर रहे हो तो सेक्शन 231, जब आप इंडियन कॉइन को काउंटरफीट कर रहे हो तो सेक्शन 232, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हो या बेच रहे हो फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन तो सेक्शन 233, और अगर आप मेकिंग और सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन तो 234। 235 बात करता है कोई ऐसे पोजेशन में आप मटेरियल रख रहे हो या फिर इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन या फिर इंडियन कॉइन। कुछ भी ऐसा मटेरियल जो है जिससे आप काउंटरफीट कर सकते हो या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, उसका पोजेशन अगर आप रख रहे हो तो 235। अगर आप अबेटिंग कर रहे हो इन इंडिया फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन आउट ऑफ इंडिया, देन इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव अबेटेड काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन विद इन इंडिया। यहाँ पे डीम किया जाएगा और ये पनिशेबल है सेक्शन 236 में। अब बात करते हैं 237 की। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो काउंटरफीटिंग कॉइन्स को, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन को, तो 237, 238। ठीक है, तो अगर इनको, इन सेक्शन को ऐसे कंपैरिजन में पढ़ते जाएंगे, ऐसे कंपैरिजन में, तो आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बात करें 239 और 240 की, आप डिलीवरी ऑफ कॉइन पोजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज अ काउंटरफीट कॉइन, आपको नॉलेज थी कि ये काउंटरफीट कॉइन है और आप उसकी डिलीवरी करते हैं। अगर तो कॉइन की करते हैं तो 239 में पनिशेबल होंगे, और अगर 240 में जाएंगे तो हम इंडियन कॉइन की बात कर रहे हैं। 241 की जब हम बात करते हैं तो यू आर डिलीवरिंग अ कॉइन एज जेन्युइन which when first possessed the deliverer did not know it to be counterfeit, उसको पता नहीं था कि ये कॉइन काउंटरफीट है। ये आएगा 241 में। 242 और 243 की जब बात करें तो आप देखिए, possession of coin by a person who knows it to be counterfeit when he possess, so basically उसको पता था that ये counterfeit coin है, but वो उसका possession रख रहे हैं। कॉइन की बात करेंगे तो 242 में है, और अगर इंडियन कॉइन की सेम बात करेंगे तो 243 है। तो एक पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब बात करते हैं चेंज इन वेट कॉम्पोजिशन। जब आपको पता होगा कि कभी कभी जब हम सब्जी वाले से तोलवाते हैं सब्जी, तो आप देखते होंगे कि जो उसके वेट्स होते हैं जिससे वो मेजर करता है, उसमें नीचे चुंबक लगी होती है, मैग्नेट लगा होता है, सो दैट वो गलत वेट दे पाए। तो क्या हो रहा है, चेंज इन वेट एंड कॉम्पोजिशन। सेक्शन 244 से 247, जो पर्सन एम्प्लॉयड है इन मिंट, अगर वो कोई हेरा फेरी कर रहा है इन वेट या कॉम्पोजिशन, दैट पर्सन विल बी लायबल अंडर 244। अगर अनलॉफुली वो कोई भी सामान लेके आता है बाहर उस मिंट से, कोई भी कॉइनिंग टूल या कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट, देन दैट पनिशेबल विल बी अंडर सेक्शन 245।
246 और 247 की अगर आप बात करो, fraudulently or dishonestly, what are you doing? You are performing any operation on a coin, तो 246, on Indian coin, then 247. What are you doing it for? You are doing it for changing the weight and composition of that coin. अब बात करते हैं ऑल्टरेशन इन अपीयरेंस, जब आप अपीयरेंस में बदलाव लेके आते हैं, ठीक है। सो सेक्शन 248 और 249 को हम कंपैरेटिव एनालिसिस से पढ़ते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ अ कॉइन। व्हाट इज योर मेंस दिया? इट शैल पास एज अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। आप चाहते हो ये एज अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन पे पास हो जाए। 248 की अगर हम बात करें तो कॉइन, टू इंडियन कॉइन की अगर हम बात करें तो 249। इन दोनों सेक्शंस की जो लैंग्वेज है वो सेम है। जब आप पढ़ोगे, आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों की लैंग्वेज सेम है, बस एक फर्क है 248 कॉइन के लिए है और 249 इंडियन कॉइन के लिए। इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया आपके लिए कि आप एक पढ़ लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 250 और 51 की बात करते हैं। व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ कॉइन, यू possess the knowledge that it is an altered coin. If it is a coin, then it is 250. If it is Indian coin, then it is 251. You are having possession of a coin by a person who knew it to be altered when he became possessed. उसको पता था जो मेरे पास possession में coin है वो already altered है, उसका जो composition है वो altered है, उसका जो appearance है वो altered है। तो 252 बात करता है coin की और 253 बात करता है Indian coin की। 254 बात करता है when your delivery of coin as genuine, when you first possessed, the deliverer did not know it to be altered. ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्टैंप की। गवर्नमेंट स्टैंप में अगेन आपको क्या याद रखना है? 3 वर्ड्स याद रखने हैं, काउंटरफीट, यूज्ड गवर्नमेंट स्टैंप और फिक्टिशियस स्टैंप। आइए पढ़ते हैं। जब काउंटरफीट की बात करते हैं तो आपको क्या देखना है? सेक्शन 255 कहता है व्हेन यू आर मेकिंग काउंटरफीट स्टैंप। 256 बात करता है यू आर हैविंग पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक काउंटरफीट स्टैंप। 257 बात करता है यू आर सेलिंग एंड यू आर मेकिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट। 258 बात करता है यू आर सेलिंग काउंटरफीट स्टैंप। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बात कर रहा है सेलिंग ऑफ काउंटरफीट स्टैम्प और यहाँ पे बात कर रहा है सेलिंग ऑफ काउंटरफीट इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप काउंटरफीट स्टैम्प बनाएंगे। 259 बात करता है व्हेन यू आर हैविंग पोजेशन ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प, आपके पोजेशन में है। और 260 बात करता है जब आपको पता है कि कोई काउंटरफीट स्टैम्प है, आप उसको एज जेन्युइन यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प की। जब यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प की बात करते हैं तो 261 कहता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट से वो स्टैम्प को रिमूव कर देते हैं तो 261। जब यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू बी यूज्ड बिफोर, आपको पता है कि ये स्टैम्प पहले यूज हो चुकी है और आप उसको दोबारा यूज कर रहे हैं, 262। यू आर इरेजिंग द मार्क व्हिच इज डिनोटिंग द स्टैम्प ऑलरेडी यूज्ड, देन 263। फिक्टिशियस स्टैम्प की अगर आप बात करें तो यू आर ईदर मेकिंग इट और यू आर सेलिंग इट, एंड व्हाट यू हैव इन पोजेशन एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, या फिर कोई स्टैम्प, डाई, उसकी प्लेट, इंस्ट्रूमेंट, ऐसी फिक्टिशियस स्टैम्प को बनाने के लिए, देन कम्स आपका 255 इसका फिक्टिशियस स्टैम्प का सेक्शन। ठीक है। अब आते हैं और डील करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 की जब आप बात करते हैं तो इट इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जब हम बात कर रहे हैं वेट्स एंड मेजर्स की तो आपको क्या देखना होगा कि अगर बेसिकली इस चैप्टर में अगर आप ये 3 पॉइंट्स याद कर ले, कौन से 3 पॉइंट्स है? फ्रॉडुलेंट यूज, पोजेशन और मेकिंग एंड सेलिंग। जब फ्रॉडुलेंट यूज, पोजेशन, मेकिंग एंड सेलिंग याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब आप फ्रॉडुलेंट यूज करते हो ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू वेट, जैसे हो गया आपका तराजू, तराजू हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट टू वेट। ठीक है, इसका अगर आप फ्रॉडुलेंट यूज करो तो सेक्शन 264। वेट्स और मेजर्स क्या हो गए? ये हो गया 1 kg का, ये हो गया 2 kg का, ऐसे वेट्स होते हैं ना, इनका अगर आप फ्रॉडुलेंट यूज करते हो तो 265। अगर आप पोजेशन करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या वेट या मेजर्स का तो 266। और अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट या वेट या मेजर्स को बनाते हो और उसका सेल करते हो तो 267 में आप पनिशेबल। ठीक है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 की जब बात करते हैं तो ये डील करता है पब्लिक हेल्थ,
सेफ्टी, डिसेंसी, मॉरल्स, इस सब के बारे में। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है सेक्शन 268 क्या बात करता है। 268 बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की। पब्लिक न्यूसेंस की जब हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा एक्ट या इलीगल ओमिशन क्या कॉज कर रहा है, इंजरी कॉज कर रहा है, डेंजर कॉज कर रहा है या अनोयंस कॉज कर रहा है टू पब्लिक एट लार्ज, तो इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इसको डिवाइड करना है अगेन 3 कीवर्ड्स में, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी और इमोरलिटी। पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन, अडल्ट्रेशन और पोल्यूशन, इस पर डील करते हैं। पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन, 269 बात करता है नेग्लिजेंटली स्प्रेडिंग सम इन्फेक्शन, जब आप नेग्लिजेंटली कोई भी इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। ध्यान है ना वो कोविड का टाइम जब कोरोना वायरस हो रहा था और घर के अंदर क्वारंटीन करना होता था, बट आप सोचो कोई है, मिस्टर ए हैं जिनको जो कोविड पॉजिटिव हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी जगह पे घूम रहे हैं अपनी लोकेलिटी में। सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज नेग्लिजेंटली स्प्रेडिंग दैट virus, he is negligently spreading that infection, 269. malignant act to spread infection, 270. और 271 not obeying rules of quarantine, जब उनको बोला गया था कि 14 दिन का क्वारंटीन करना है अपने घर में बट उन्होंने क्वारंटीन नहीं किया, तो 271. अब बात करते हैं एडल्ट्रेशन की। जब आप फूड या ड्रिंक में एडल्ट्रेशन कर रहे हो तो 272. जब आप सेल कर रहे हो एडल्ट्रेटेड फूड तो 273. जब आप किसी ड्रग्स में एडल्ट्रेशन कर रहे हो तो 274. जब आप उन एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को सेल कर रहे हो तो 275. और जब आप सेल कर रहे हो ड्रग की प्रिपरेशन को एज अ डिफरेंट थिंग तो 276. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे। तो इस फॉर्मेट से इन चार्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन हम यहाँ पे डील करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। वाटर की अगर हम बात करते हैं 277, वॉलंटरीली आप क्या कर रहे हो, किसी भी पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वॉयर में उसको पोल्यूट कर रहे हो सो दैट इट इज लेस फिट फॉर यूज, तो आप कब आ जाओगे 277 में। एटमॉस्फेयर को आप वॉलंटरली नॉक्शियस बना रहे हो टू हेल्थ, आप वॉलंटरली एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हो सो दैट इट इज नॉक्शियस टू हेल्थ, देन 278। अब बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की। इसमें आप देखोगे रोड सेफ्टी, सी सेफ्टी, नेग्लिजेंस। रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, आप नेग्लिजेंटली रैश ड्राइविंग कर रहे हो 279, आप डेंजर कॉज कर रहे हो पब्लिक वे में 283। अगर सी सेफ्टी की बात करें, आप रैश नेविगेशन कर रहे हो 280, आप एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स मार्क कर रहे हो 281, अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हो सी के अंदर 282, या फिर आप डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे कर रहे हो सेक्शन 283। अब बात करते हैं नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने कीवर्ड्स उठाए हैं सो दैट आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। नेग्लिजेंस अगर किसी पॉइजनस सब्सटेंस का कर रहे हो 284, फायर 285, एक्सप्लोसिव 286, मशीन 287, बिल्डिंग 288 और वेसल 289। स्टूडेंट्स इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन कीवर्ड से याद करते चलोगे तो ये आपका 284 से 289 सेक्शन हो गए। और इन सब की पनिशमेंट क्या है, 6 मंथ्स और फाइन, इन सब की पनिशमेंट यही है, चेक कर लीजिएगा। 299 है रेजिडुअल न्यूसेंस का सेक्शन, और 291 बात करता है जब आप कंटिन्यू करते रहते हो न्यूसेंस इवन आफ्टर गेटिंग एन इंजंक्शन, इवन आफ्टर अ स्टे, आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो तो 291 कम्स इनटू द पिक्चर। अब बात करते हैं इमोरलिटी की। किसी भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट की, अगर किसी ऑब्सीन बुक की आप सेल कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या एडवर्टाइज कर रहे हो तो 292, और ऐसी ही ऑब्सीन बुक को आप किसी पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो हु इज अंडर 20 इयर्स ऑफ एज, देन 293। अगर आप कोई ऑब्सीन एक्ट या सॉन्ग गा रहे हो, कोई भी ऑब्सीन एक्ट कर रहे हो या कोई भी ऑब्सीन सॉन्ग गा रहे हो, कहाँ पे, पब्लिक प्लेस में, तो सेक्शन 294 कम्स इनटू द पिक्चर। 294 ए बात करता है जब आप किसी लॉटरी ऑफिस को रखते हो अदर देन द स्टेट लॉटरी ऑफिस, या फिर कोई भी लॉटरी ऑफिस जो ऑथराइज्ड है बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो 294 ए कम्स इनटू द पिक्चर। अब आता है आपका चैप्टर 15 जो डील करता है रिलीजन को। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो आपको इन 5 सेक्शंस को ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है।
ठीक है। सेक्शन 295 बात करता है जब आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को इंजरी पहुंचाते हो, इंजर करते हो, डिफाइल करते हो, कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, कुछ भी डिसरप्शन लाते हो, तो सेक्शन 295 295 ए बात करता है कोई भी ऐसा एक्ट, मिलिशियस एक्ट, डेलिबरेट एक्ट जो किसके लिए है, जो हर्ट कर रहा है रिलीजियस फीलिंग्स को, रिलीजियस बिलीफ्स को, कोई भी ऐसा एक्ट अगर आपका कर रहा है तो 295 ए में आप पनिशेबल हो। अगर आप किसी भी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करते हो तो यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 296। किसी भी बरियल प्लेस को या फिर किसी भी ह्यूमन कॉर्प्स को आप इंडिग्निटी प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी डेड बॉडी के साथ आप कुछ गलत काम कर रहे हो, 297। कोई भी ऐसे वर्ड्स या साउंड्स क्रिएट कर रहे हो जिससे कि रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं, देन कम सेक्शन 298। इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम आएंगे और डील करेंगे हमारे क्वेश्चंस पार्ट पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हमेशा के सेशंस का। आइए अब डील करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने आपको बता दी। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस वाले जो कैप्सूल में हमने जो भी चैप्टर्स डील करे हैं उसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस उसका सीक्वेंस याद रखना है कीवर्ड के हेल्प से। कॉन्सेप्ट सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलॉफुल असेंबली का था, बट बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको क्या रखना है, सीक्वेंस याद रखना है विद कीवर्ड। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन कौन से पार्ट में दी गई है? आंसर होगा हमारा बी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 120 ए में। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। To constitute an offense of criminal conspiracy under the Indian Penal Code, what is necessary condition to be proved? There must be a prior meeting of 2 or more persons. There must be an agreement of 2 or more persons to do an illegal act. To do a legal act by illegal means. यहाँ पे means. A person does an illegal act with the help of 2 or more persons. 2 or more persons commit a crime on a sudden provocation with guilty mind. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा बी। There must be an agreement of 2 or more persons to do an illegal act or to do a legal act by illegal means. याद करिए क्या essentials थे हमारे? 2 or more persons agreement करते हैं, क्या करते हैं? illegal act करने का या फिर legal act करने का, but जो means है, medium है, that will be illegal. So you need to take care of that thing. तो इसका आंसर होगा आंसर बी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। What is not necessary to constitute an offense of criminal conspiracy? 2 or more persons, 5 or more persons, agreement to do an illegal act, legal act by illegal means. तो स्टूडेंट्स अगर essentials हमने पढ़े हैं तो आपको पता है कि criminal conspiracy 2 या 2 से ज्यादा लोग बना सकते हैं, 5 और more persons होने की आवश्यकता नहीं है। It is not necessary to constitute a criminal conspiracy. ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4। A and B plan to murder C the next day. They are guilty of offense of planning, offense of criminal conspiracy, offense of attempting to murder या फिर no offense. क्या होगा इसका आंसर? जब आपको बात करी थी nip it in the bud, तो हमने ये बात करी थी कि एक बंदे को हम पनिश नहीं करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। उसका रीजन दिया था कि जब 2 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी करने का सोचते हैं तो इंकरेजमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलता है। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग अ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 की जब हम बात करते हैं तो हमें देखना है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, अबेटिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन? अंडर सेक्शन 121 ऑफ द आईपीसी। क्वेश्चन 6 बात करता है अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल? सेक्शन 120, सेक्शन 120A, सेक्शन 121A या फिर सेक्शन 121? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 121A। क्वेश्चन 7 बात करता है सेडिशन कहां पे डिफाइंड है? सेडिशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 124A हमने ये पढ़ा था। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। Which one of the following essential is an essential ingredient of sedition?
सेडिशन में क्या होना जरूरी है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन, वर्ड स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय द एक्ट्स, वर्ड स्पोकन मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसमें होगा वर्ड स्पोकन must be capable of exciting disaffection towards the government। बेसिकली आप गवर्नमेंट के प्रति किसी को उकसा रहे हैं, you are provoking the people against the government। क्वेश्चन 9 बात करता है which one of the following is punishable as sedition? Bitter criticism of the government to overthrow it, inducing people to cease to disobey law and lawful authority, ये disobey होगा। A publicist attack on the policies of the government and attempt to remove the ministers from the power। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका होगा जब आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो टू disobey the law and the lawful authority to disobey the government। Okay, so that will be sedition। क्वेश्चन 10 की हम बात करते हैं। A sent through the post office a packet obtaining seditious publications with a covering letter requesting the addressee to circulate it to the others. It was intercepted and never reached the addressee. What will it amount to? It will committed the offense of sedition, did not commit any offense. It is guilty of inciting communal riots, is guilty of committing attempt to commit sedition। इसका क्या सही आंसर होगा? It is guilty of attempt to commit sedition because जब वो कभी पहुंचा ही नहीं तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, but attempt हो गया। Unlawful assembly has been defined under section कौन सा of IPC? 141, 146, 149 या फिर 159? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 141 will be the correct answer। ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है, आप देख सकते हो साइड पे लिखा हुआ है कितनी बार ये पूछा गया है। For an unlawful assembly, minimum number of person required is 10, 7, 5 या 3। अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? हमें 5 लोग होने मिनिमम रिक्वायरमेंट है। Joining unlawful assembly with armed with deadly weapon has been dealt with under कौन सा सेक्शन? ये डायरेक्ट आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप इंडेक्स के बेसिस पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 144। 144 will be the correct answer। Writing means use of force by an unlawful assembly or by a member thereof in prosecution of a common object of such assembly as per section 146 is writing। So ध्यान रखिएगा 146 is writing। Use of violence by a member of assembly of 5 or more persons in furtherance of a common object will constitute, what will it constitute? It will constitute writing। Okay, जो हमने अभी पढ़ा। तो राइटिंग की पनिशमेंट इन इंडियन आईपीसी, इन इंडियन पीनल कोड, पनिशमेंट फॉर राइटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 147। राइटिंग कहाँ पे है? 146। और 147 क्या बताता है? उसकी पनिशमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 149 of the IPC is a declaratory provision, creates a distinct offense, is a rule of evidence or all of the above। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर होगा it creates a distinct offense। Okay, 18 बात करता है when you are promoting enmity between different groups on the grounds of religion, it is punished under which section of IPC? It is punished under 153A। 153A के अंदर आप इसको पनिश करते हैं when you are promoting enmity between different group of people on the ground of religion, caste, race, language। याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स। 19 बात करता है अंडर IPC the offense of affray has been defined in which section? affray कहां पर डिफाइंड है स्टूडेंट्स? affray डिफाइंड है हमारा 159 में। Which offense does not require a minimum number of 5 persons? Writing, affray, dacoity या none of these? इसका आंसर क्या होगा? affray में 5 लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें क्या होता है बेसिकली 2 or more persons क्या कर रहे हैं? पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, पब्लिक पीस को जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं 2 or more persons, लड़ाई झगड़ा करके। ओके, 21 की अगर हम बात करते हैं, which one of the following offenses can be committed at a private place? murder, riot, assault, affray। कौन सा प्राइवेट प्लेस में हो सकता है बताइए? एक सेकंड, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने भी पढ़ते पढ़ते गलत बोला। मैंने बोला which of the following can be committed at a private place, और यही हम अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में। हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैन नॉट बी कमिटेड एट अ प्राइवेट प्लेस। इसका आंसर होगा एफ्रे, बिकॉज एफ्रे की इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? इसेंशियल है कि पब्लिक प्लेस होनी चाहिए।
तो जो अभी चीज हुई है ये मैंने क्यों करी है, आपको सिखाने के लिए कि ये चीज हमसे अक्सर हो जाती है और अक्सर हम इसका आंसर गलत मार्क कर देते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर। 22 की बात करते हैं, when you are personating a public servant, it is an offense under which section? It is an offense under section, बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा यहाँ पे? 170 of the IPC deals with personating of a public servant. 23 बात करता है, a private doctor running his own clinic refuses to provide medical treatment, ये हमने पढ़ा था, when a person, public servant is refusing to provide medical treatment to a victim of acid attack, A is liable under which of the following sections? किसके अंडर लाइबल होगा वो लाइबल होगा 166 बी के अंदर, ये हमने सेक्शन पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। 24 बात करता है ब्राइबरी कहाँ डिफाइंड है, ब्राइबरी डिफाइंड है 171 बी में, इलेक्शंस के चैप्टर में पढ़ा था। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, ये कौन सा सेक्शन बात करता है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस? 171 डी टॉक्स अबाउट दिस थिंग, तो 171 डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए अ कैंडिडेट at an election propagated that he was Chalanti Vishnu and representative of Lord Jagannath himself, and that anyone who does not vote for him would be a sinner against the Lord and Hindu religion. He is guilty of committing the offense of undue influence at elections. He is not guilty of any offense, but his candidature shall be cancelled. He is not guilty or under any law for the time being in force. He is guilty of offense presentation at election. तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं चलंती विष्णु जी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं और अगर आप मेरे फेवर में वोट नहीं करेंगे तो आप हिंदू रिलीजन के सिनर हो जाते हैं। तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अनड्यू इन्फ्लुएंस एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। सो 26 का आंसर होगा ए। A, being legally bound to appear before a district judge as a witness, intentionally omits to appear. A has committed the offense defined in which section? जब आपको किसी भी जज या पब्लिक सर्वेंट के सामने अपीयर होना होता है और आप जान के अपीयर नहीं होते हो, इंटेंशनली ओमिट कर देते हो, तो आप करते हो ऑफेंस अंडर सेक्शन 174. Penalty of non-appearance in a case where the declaration has been made under section 82 subclause 4 of the CRPC, मतलब यहाँ पे हो रहा है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन के हिसाब से आपको अपीयर होना था और आप अपीयर नहीं हो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑफेंस कर रहे हो 174 ए का, ठीक है, 174 ए का आप ऑफेंस कर रहे हो जब आप प्रोक्लेमेशन के हिसाब से अपीयर नहीं हो रहे हो। 29 बात करता है ए बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंटेंशनली ओमिट्स टू प्रोड्यूस द सेम। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर व्हिच सेक्शन? कौन सा सेक्शन लगेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 175. 175 विल बी द करेक्ट आंसर। A landholder, knowing of a murder committed within the limits of his estate, willfully misinforms the magistrate, जहाँ पे उसको information देनी थी, he was bound to disclose the information, but उन्होंने information नहीं दी है, misinforms the magistrate of a district that the death has occurred by the accident in consequence of a bite of a snake. A is guilty of which offense? Under which section? Under section 177. Under section 177. ध्यान रखिएगा। A refuses to answer question, यहाँ पे refusal वाला कीवर्ड पे हम कर रहे थे, जब आपको याद होगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी। So A refuses to answer a question which is relevant to the subject concerning which the public servant is authorized to inquire. A is liable to be punished under which section? A is liable to be punished under section 179. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर आप कीवर्ड से वो चैप्टर्स को करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, 32. Under the IPC, fabricating false evidence has been defined under which section? Fabricating false evidence has been defined under section 192. Consider the following statements. Having been bound by law to state the truth, a person makes a false statement in proceeding before a public servant. एक तो statement ये हो गई. Having been legally bound by an oath to state a truth, a person makes a false statement before the court of justice. एक जगह पे कहाँ हुआ? उनको सच बोलना था, बट वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने false statement करी एक जज के सामने, पब्लिक सर्वेंट के सामने। दूसरी सिचुएशन में उन्होंने ओथ पे false statement करी एक जज के सामने। तो इन दोनों में से आप बताइए कौन सा होगा false evidence? कौन सा होगा false evidence? One only, two only, both one and two, या neither one and two? अगर आप देखेंगे एक पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, एक जज की बात हो रही है, दोनों के सामने यू आर बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ। एक में आप स्टेटमेंट कर रहे हो, एक में आप ओथ पे बात कर रहे हो। दोनों में आपको सच बोलना था, बट आपने क्या बोला? आपने झूठ बोला। तो बोथ 1 and 2 आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। 34 की जब हम बात करते हैं तो whoever being legally bound by an oath
or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false, उसको पता था वो false है, which he either knows or believes to be false and does not believe to be true, it is said to be contempt of court, an offense of giving false evidence, an offense of fabricating false evidence, या none of these, none of the above. कौन सा होगा इसका आंसर? He is giving a false evidence. 35 की जब बात करें, whoever being legally bound by oath to state the truth or being bound by law to make a declaration upon subject is said to give false evidence when he makes a statement which is false, when he makes a statement which he believes to be false, when he makes a statement which he does not believe to be true, all of the above. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? all of the above, जहां पे वो जान के मेंजरिया ही है false statement देने का. So basically ये क्या हो रहा है? false evidence. 36 बात करता है A puts jewels into a box belonging to B with the intention that they may be found in that box and this circumstance may cause B to be convicted of a theft. A has committed the offense under. जब आप जान के किसी को इंजरी कॉज करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ऐसा बंदा जान के फंस जाए, तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली फॉल्स एविडेंस कर रहे हो, आप ऑफेंस अंडर सेक्शन 192 कर रहे हो. ठीक है. Punishment for giving false evidence in the court is provided under which section? It is provided under section 193. A makes a false entry in his electronic record for the purpose of using it as a corroborative evidence in the trial court. A has क्या किया है? A ने, अगर आप ध्यान देंगे तो A ने फैब्रिकेट किया है false evidence को, मैन्युफैक्चर किया है. मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग false evidence. ओके. 39 की बात करें, A makes a false entry in his shop book for the purpose of using it as a corroborative evidence in a court. He has committed the offense under which section? He is again committed the offense under section 193. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. करप्ट यूजेज ऑफ फैब्रिकेटेड एविडेंस एज ट्रू. आपको पता था कि वो एविडेंस जो है वो फॉल्स है, वो फैब्रिकेटेड है, बट आप उसको क्या कर रहे हो? यू आर यूजिंग इट एज अ ट्रू एविडेंस विद द नॉलेज दैट द एविडेंस इज फैब्रिकेटेड. तो आप कहां पे पनिशेबल होगे? आप पनिशेबल होगे सेक्शन 196 में. 41 बात करता है जब आपको किसी विक्टिम ऑफ रेप की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी थी बट आपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, देन यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 228A. 228A will be the correct answer. Chapter 12 of the IPC deals with false evidence and offense against the public justice, offenses relating to elections, with offenses relating to coin and government stamps, with offenses relating to weight and measure. तो अगर आपको इसका ध्यान होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर 12 बात करता है coin and government की. 43 बात करता है A imports into India or exports therefrom any counterfeit coin knowing the same to be counterfeit. He is guilty under which section? He is guilty under section 237. जब import कर रहा है, export कर रहा है counterfeit coin जो उसको पता है कि वो counterfeit है, तो वो guilty होगा under section 237. The punishment of general form of public nuisance is under? General form of public nuisance is under? बताओ. 290 हमने किया था residual. 45 uttering obscene words near a public place. अगर आप किसी भी public place में obscene words को utter करते हो, obscene act, obscene song गाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, obscene act करते हो, तो आप कहाँ punishable होगे? आप punishable होगे under 294 IPC. A sings a song near the gate of girls degree college. What offense has he committed? He has committed assault, he has committed outraging the modesty of a woman, criminal intimidation या फिर obscenity. उसने क्या किया है? obscenity किया है जब वो आप कोई भी गाना गा रहे हो या कोई भी obscene बात को बोल रहे हो in a public place. If a person with the knowledge that the feeling of a group of people is likely to be wounded trespasses a place set apart from performance of funeral rites, he commits a crime described under which section? स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 297 होगा. ठीक है. 48 बात करता है which of the following chapters deal with offense relating to religion. जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर नंबर साथ साथ पढ़ते जाना है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी 3 क्वेश्चंस चैप्टर के बेसिस पे आए हैं. तो 48 में आपका रिलीजन की जब बात होती है तो चैप्टर 15 बात करता है आपके रिलीजन की.
49 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर डील विद ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। हमने इलेक्शन का पढ़ा था, कौन सा होता है? चैप्टर 9A इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आर्मी और नेवी से रिलेटेड ऑफेंसेस कौन से चैप्टर में डील करते हैं? चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 कौन सा डील करता है? आर्मी और नेवी से रिलेटेड ऑफेंसेस। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो आज का कैप्सूल था इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट समझना है, अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट समझना है जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्टैंप की बात करें, कॉइन की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, पब्लिक न्यूसेंस की बात करें, हम इमोरलिटी की बात करें, ऑब्सीनिटी की बात करें, इन सारी जगहों पे आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं और चैप्टर्स के सेक्शंस को मेमोराइज करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप ये वाले क्लास नोट्स हमारी ऐप पे भी देख सकते हैं और ऑल्सो डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे आपको हमारी ऐप पे, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट को पक्का कर पाए। सो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ एंड वील बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद गुड कंटेंट। ऑल द बेस्ट।